हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस एक्सचेंज डेली प्रीलिम्स एनालिसिस। आज डेट है 28 जुलाई और आज संडे है। तो ई पेपर में कोई एक्सप्लेन सेक्शन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, संडे के दिन जितना भी हफ्ते भर की जो एक्सप्लेन सेक्शन में न्यूज़ थी, जो कि साइट पे आई बट ई पेपर में नहीं थी, वो हम आज डिस्कस करते हैं। और मैं क्या करूँगा कि वो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, वो मैं अभी 2-3 मिनट में डिस्कस कर लूँगा। जो मैंने ऑलरेडी ई पेपर में नहीं बताया डेली वाले में, वो मैं यहाँ डिस्कस कर लूँगा। उसके बाद क्या करेंगे कि उसके बाद पूरे वीक का एक शॉर्ट समरी देख लेंगे। जो भी आर्टिकल आए न्यूज़ में उसका शॉर्ट शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे ताकि रिवीजन हो जाए। और इवन आप चाहो तो वो जो डेली वीडियोज़ हैं 5-5 मिनट की ही होते हैं, जल्दी-जल्दी आप देख सकते हो। तो पहले आर्टिकल पे चलते हैं। तो बजट तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कवर करने के लिए बोला था, या तो राउज़ आईएएस से कर लीजिए या फिर वाजीराम से कर लीजिए, और इकोनॉमिक सर्वे भी आप यहीं से कवर कर सकते हो। लेकिन इस आर्टिकल में 2 चीज़ें मेंशन है, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मेंशन्ड है और इंडेक्सेशन। तो शॉर्ट में बता देता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या होता है। बेसिकली जो हमारे कैपिटल एसेट्स होते हैं, जैसे कि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड हो गया या फिर शेयर्स हो गए जो लिस्टेड हैं, ऐसे इसकी एसेट क्लास होती है। और इस एसेट क्लास पे बेसिकली बताया जाता है कि इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। कितना टर्म है, जैसे कि कुछ एसेट क्लासेस पे 1 साल का टर्म होता है और कुछ एसेट क्लासेस पे 3 ईयर्स का टर्म होता है। तो उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स उस पे लगता है। लेकिन एक चीज़ होता है, इसमें मिलता है इंडेक्सेशन बेनिफिट। बेसिकली जैसे मान लो कि मैंने एक वॉच खरीदी, मैंने वॉच खरीदी 2018 में 50,000 में, और 2024 में मैं इसे बेचना चाहता हूँ 60,000 में। ठीक, लेकिन हुआ क्या कि इन्फ्लेशन की वजह से 2024 में इसका प्राइस हो गया वॉच का 55,000। अगर इसका प्राइस 55,000 हो गया तो अब बेसिकली हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा, कि अगर हमें बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट के टैक्स देना होता तो कितना देना होता है। 60,000 में हमने सेल कर रहे हैं, 50,000 में बाई किया था, तो हमारा कैपिटल गेन्स कितना हो गया 10,000 का। तो इस पे हमें टैक्स देना पड़ता। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि 5,000 जो 55,000 है, 5,000 तो इसमें वो है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइस राइज हुआ है, तो इसमें से 5,000 माइनस कर दो, और तो जो बचा टैक्सेबल अमाउंट वो हो गया 5,000। तो ये जो 5,000 हमने माइनस किया है इन्फ्लेशन की वजह से, इसी को बोलते हैं हम इंडेक्सेशन। इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइस में राइज हुआ है उसको हम हटा देते हैं। और ये इंडेक्सेशन किसके बेसिस पे होता है? ये होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है। और सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करती है हर हर साल की कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है, उसके बेसिस पे हमारा इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है, जिससे हमारा इंडेक्सेशन कैलकुलेट होता है। बाकी आप इन डिटेल ये बजट में पढ़ लोगे, या फिर आप जहाँ से भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो वहां से आप पढ़ लेना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट प्लेसेस इन न्यूज के हिसाब से एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो है जैसे बॉम्बार्डियर करके एक एयरक्राफ्ट है, CRJ 200। तो ये याद रखना है कि बॉम्बार्डियर करके CRJ 200 करके कोई एयरक्राफ्ट, ये कहाँ पे बेसिकली ये क्रैश हुई है, ये हुई है काठमांडू नेपाल में। कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हुआ क्या है कि राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल था और अशोक हॉल था, इन दोनों का नाम चेंज कर दिया गया है। नाम ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले दरबार कौन लगाते थे? राजा लोग लगाते थे, इसीलिए इसका नाम दरबार हॉल था। फिर ब्रिटिश ने भी कंटिन्यू कर दिया सेम चीज़, क्योंकि वो भी अपने को राजा से कम नहीं समझते थे। अभी क्या है इसका, अभी इंडिया रिपब्लिक है, पहले मोनार्की थी, अब इंडिया रिपब्लिक हो गई है। तो रिपब्लिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? गणतंत्र। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, गणतंत्र हॉल कर दिया गया है। और अशोक हॉल का नाम चेंज करके बोल दिया गया है कि अभी ये हो जाएगा अशोक मंडप। और राष्ट्रपति भवन के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जो है प्रेसिडेंशियल पैलेस है, सेकंड लार्जेस्ट प्रेसिडेंशियल पैलेस है। और बनाया किसने था? इसको बनाया था एडविन लुटियंस करके, एडविन एडवर्ड्स करके लुटियंस थे, उन्होंने बनाया था। हुआ क्या था कि 1911 में जो जॉर्ज 5 थे, उन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी। कहाँ पे कैपिटल शिफ्ट हो गई? दिल्ली में। किसकी? कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई ब्रिटिश की। उसके बाद उन्हें बोला गया कि ऐसे ही दिल्ली का डेवलपमेंट किया जाए, और वहाँ पे कैपिटल बनाई जा रही, तो वहाँ काफ़ी भव्य सा सब कुछ निर्माण किया जाए। तो इसलिए एडविन लुटियंस ने ही दिल्ली का भी डेवलपमेंट किया है। और राष्ट्रपति भवन में काम का कोई चीज़ है? हाँ, ये 1929 में बन गया था पूरा।
बस दैट्स इट। अगले आर्टिकल में चलते हैं। तो फिलीपींस में बेसिकली क्या हुआ है, हमें याद रखना है कि एमटी टेरा नोवो करके एक इंसिडेंट हुआ है। बेसिकली यहाँ क्या हुआ है, ऑयल स्पिल हो गया है। एमटी टेरा नोवो बेसिकली जो टैंकर था उसका नाम था, ऑयल स्पिल हो गया फिलीपींस में। अब फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला। तो यहीं पे मनीला बे है, यहाँ पे स्पिल हो गया। स्पिल हुआ क्यों था, क्योंकि एक टाइफून आया हुआ है जिसका नाम है गाइमी। करके टाइफून आया हुआ है जिसने अफेक्ट किया ताइवान, फिलीपींस को, चाइना को। तो गाइमी टाइफून याद रखना है, और एम्प्टी टेरानोवो अगर आ जाए कहीं तो याद रखना है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने बेसिकली क्या कर दिया है कि वन ऑफ इट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट जो यूरेनियम डिपॉजिट की माइन थी उसको बंद कर दिया है। तो एक साइट है जिसका नाम है जबी जबी लुका साइट। जबी लुका साइट करके एक जगह है जो कि कहाँ पड़ती है, एक काकानाडू नेशनल पार्क है यहाँ, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में। वहां पे उसी के अराउंड ये इंडिजिनस साइट है, यहाँ बंद कर दिया है इन्होंने माइनिंग करना। तो हमें याद रखना है, प्लेसेस इन न्यूज में कभी कभी आ जाता है ये चीज कि जाबिलू का साइट किससे रिलेटेड है। बाकी ऑस्ट्रेलिया के पास जो रिजर्व्स हैं यूरेनियम के, वो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं इसके पास। ऑलमोस्ट 33% है इसके पास। रिजर्व्स लार्जेस्ट हैं, बट प्रोड्यूसर कौन है, ये प्रोड्यूसर चौथे नंबर का है वर्ल्ड का, फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, कजाकिस्तान जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कजाकिस्तान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये फोर्थ लार्जेस्ट। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ऑस्ट्रेलिया जितना भी यूरेनियम निकालता है सारा एक्सपोर्ट करता है, उसके पास खुद का कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। और फिर प्लेसेस न्यूज की बात है, हमें ये इसराइल का पता ही है, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसराइल फलस्तीन कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये वेस्ट बैंक है और गाजा स्ट्रिप इस साइड जो है, इसके लिए ही सारा मैटर चल रहा होता है। जो गाजा स्ट्रिप है ये, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसका नाम है राफा क्रॉसिंग। तो हुआ क्या है, ये राफा क्रॉसिंग दिया हुआ है। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे एक प्लेस है जिसका नाम है तल उम अमर। तल उम अमर, इसको बोलते हैं मोनास्ट्री भी तो पीडीएफ में काम करना बड़ा मुश्किल है। इसको बोलते हैं मोनास्ट्री ऑफ सेंट हिलेरियन। हिलेरियन जो कि 4th सेंचुरी के यहाँ पे मान लो कि एक सेंट टाइप के थे, और इन्होंने ये सब किया है। तो हमारे लिए काम की बात क्या है कि गाजा तेल उमर किससे रिलेटेड है। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी ऐड की गई है, कहाँ पे है ये बेसिकली गाजा में है। इंडेक्सेशन बेनिफिट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये भी मैंने बता दिया, ये कुछ काम का नहीं है। तेरह मतलब ये भी मैंने बता दिया। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि टारगेटेड कैंसर ड्रग क्या होते हैं। ऐसे ड्रग्स जो कि अटैक करें सिर्फ कैंसरस सेल्स को, और उनके अगल बगल जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको ना अटैक करें। ऐसे 3 ड्रग्स थे बेसिकली, उसका गवर्नमेंट ने प्राइस कम कर दिया है। प्यूबर्टी ब्लॉकर्स क्या होते हैं, ये भी मैंने बता दिया है पहले, डेली वाले में आप वीडियो देख लेना। बट यहाँ बता देता हूँ, प्यूबर्टी ब्लॉकर्स क्या होता है। प्यूबर्टी होती है बेसिकली जब हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एज हो जाती है, हम केपेबल हो जाते हैं सेक्सुअली प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। ये ड्रग्स होते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं जिससे हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस ना आए। और कौन से लोग यूज करते हैं, जिनको जेंडर डिस्फोरिया होता है। जेंडर डिस्फोरिया मतलब वो अपने जेंडर को लेकर क्लियर नहीं है, जो कि उनको असाइन किया गया है बर्थ पे, या और अभी जो उनका प्रिज्यूम करते हैं कि उनका जेंडर है। और फिलीपींस में ऑयल स्पिल, ये मैंने बताई दिया। असम के चरादियो मैदान जो है, इनको क्या मिल गया, इनको 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया इंडिया का। और इसमें क्या है ये 13th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक जो असम को रूल करते थे ताई अहोम, उनकी बरियल प्रैक्टिस है ये, जिसमें एक माउंट बना दिया जाता है, जिसमें चौथाली करके जो वॉल्ट होता है उसको चौथाली बोलते हैं, चौचाली बोलते हैं, सॉरी चौचाली बोलते हैं। बाकी इसमें कोई काम का नहीं है, असम में है, इतना ही ज़रूरी था। और ये ये भी कुछ नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है, ये भी नहीं कोई काम का, ये भी नहीं कोई काम का है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। रॉयल्टी को बेसिकली अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि ये टैक्स के अंदर नहीं आता है, स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है। इवन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो माइनिंग साइट्स को टैक्स कर सकती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसे बस इस टैक्स को रेगुलेट कर सकती है, इवन प्रोहिबिट भी कर सकती है। प्रॉब्लम क्यों थी, क्योंकि जो हमारा 7th शेड्यूल है, जो कि स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में डिवाइड करता है, इस दोनों स्टेट और सेंट्रल लिस्ट में बताता था कि इन दोनों के पास माइनिंग रिलेटेड सब पावर्स हैं, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन हो रहा था, बट इसे क्लियर कर दिया गया है। लिस्टीरिया वाला, लिस्टीरिया जो है ये क्या है, बेसिकली ये बैक्टीरियल आउटब्रेक है, कहाँ पे, यूएस में हो गया है। ये अफेक्ट करता है वहाँ पे लोगों, डेथ वेथ कॉजिंग नहीं है। नेक्स्ट देख, बाकी यूएस इलेक्शन में काम का नहीं। ये जीएम मस्टर्ड का मैंने बताया था, इसमें याद रखने वाली क्या बात है, बारनेज, हाँ बारनेज
बास्टर करके टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, उसको बोलते हैं धारा हाइब्रिड मस्टर्ड 11 और इसको बनाया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सेंटर ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन करके उन्होंने बनाया है। पंजाब यूनिवर्सिटी मत लगा देना। ये नहीं काम का है, ये भी किसी काम का नहीं है। अब आईएनएस ब्रह्मपुत्रा क्यों नहीं उसमें थी? क्योंकि नेवी का जो डॉक है मुंबई में, वहाँ इसमें आग लग गई थी। ये फ्रिगेट है और नेपाल वाला मैंने बता ही दिया। ये किसी काम का नहीं। लामा बेसिकली क्या है? ये चैट जीपीटी की तरह ही उसका एक ओपन सोर्स एआई मॉडल है। ये भी मेटा ने बनाया है इसे और ये ज़्यादा एक्यूरेट है, जल्दी इन्वेस्ट हो देता है। पंचमसाली लिंगायत लिंगायत मैंने बता दिया था, इससे रिलेटेड कौन है? बासवा रिलेटेड है इनसे। प्रीचर कब के थे? ये 12th सेंचुरी के थे। तो बेसिकली कास्ट के अगेंस्ट थे, एंटी कास्ट थे और बरियल इनका जो प्रैक्टिस है वो फायर जला के नहीं होती है, ये बरी करते हैं। और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो गले के बगल में लिंग का नेकलेस पहनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बजट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप राव आईएएस से देख लो या फिर विजन का देख लो, इकोनॉमिक सर्वे वहीं से देख लेना। ये भी कोई काम का नहीं, ये भी कोई काम का नहीं है। महाबोधि टेम्पल मैंने बता दिया था, इसके पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहीं पे बुद्ध को निर्वाण मिला था। इसका डेवलपमेंट होने वाला है, जैसे बनारस में जो टेम्पल है काशीनाथ टेम्पल, वो ऐसे डेवलपमेंट होने वाला। विष्णुपद भी उसी से रिलेटेड है। क्लाइमेट फाइनेंस मैंने बताया। टेक्नोनॉमी का मतलब क्या होगा कि जो क्लाइमेट फाइनेंस जैसे ग्रीन बॉन्ड्स हैं उनका नामकरण टाइप का, जैसे मान लो कि नामकरण हो जाए कि उनको क्लासिफाई कर दिया जाएगा कि अगर इस तरीके का ग्रीन बॉन्ड है तो इसके ये फीचर्स होंगे, ये होंगे। तो वही चीज़ होती है उसकी टेक्सोनॉमी। ये बजट में आप देख लेना। ये किसी काम का नहीं, ये भी किसी काम का नहीं। लाइब्रेरिया का अपनी कैपिटल चेंज कर रहा है, ये मैंने वाजीराम के प्रेजेंस पॉइंटर्स में भी आज डिस्कस किया है। जो इनकी कैपिटल है, अभी कैपिटल क्या है इनकी? मनरोविया करके कैपिटल है, ये चेंज हो रही है। ऑलरेडी इंडोनेशिया चेंज कर चुका है। जकार्ता से कहाँ किया है उसने चेंज? नुसंतारा। नुसंतारा कहाँ पे? ईस्ट ईस्ट कालीमंतान करके जो है वहाँ पे चेंज किया है। क्यों चेंज किया है? क्योंकि वर्ल्ड का जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है टेम्परेचर ग्रेड से। नेक्स्ट यहाँ पे बजट कोई काम का नहीं, ये तो वही हो गया, ये तो रिपीट है। ओह सॉरी, ये किसी काम का नहीं, ये भी काम का नहीं, ये भी काम का नहीं। रोग वेव्स में बता चुका था कि अगर नॉर्मल हाइट से ज़्यादा वेव्स राइज हो जाए तो उसे रोग वेव्स बोलते हैं। एआई स्क्वायर पर का डिफेक्ट करने के लिए। और आर्टिकल 361 किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट को और जो गवर्नर को इम्यूनिटी मिलती है, क्रिमिनल और सिविल इम्यूनिटी। सिविल इम्यूनिटी में क्या होता है? उसको 2 मंथ की नोटिस दे दी जाती है। उसके बाद वो होता है क्रिमिनल इम्यूनिटी, तो हो नहीं सकती, ना ही उसको जेल भेजा जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। लेकिन जब तक वो प्रेसिडेंट या गवर्नर है तब तक, उसके बाद उसे उस पर कुछ भी किया जा सकता है। यूविन पोर्टल किसके लिए है? ये इम्यूनाइजेशन के लिए लॉन्च हुआ है। जैसे हमारा कोविन पोर्टल पोर्टल किसके लिए था? कोविड के लिए था। फिर एक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है भी था, जो वैक्सीन का देख रेख के लिए था। ये भी काम का नहीं है। इसमें बस इतना याद है कि नेशनल फ्लैग डे कब होता है? 22 जुलाई को होता है। बाकी इसमें भी कोई काम का नहीं है यहाँ तक। ये भी कोई काम का नहीं है। पिंक बॉल बॉम्ब किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कॉटन में डिजीज कॉज करने से। जीटी कॉटन अलाउड है, एक ही क्रॉप है जो कि नॉन एडिबल है, जो कि अलाउड है इंडिया में। कौन है देता है परमिशन? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है किसके अंदर? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। और इसका रूल्स होते हैं 1989 के रूल्स हैं, उसके अंदर ये बनी है। नेक्स्ट, बस दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक पे एक बार भेज सकते हो।